पाकिस्तान में कायद आजम को आइडियलाइज किया जाता है और इंडिया में गांधी साहब को आइडियलाइज किया जाता है। मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमों वाला नजरिया जो है वो सिर्फ एक नारे के तौर पे बेचा गया था कि अगर अहमदी अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो मैं कौन होता हूं उन्हें गैर मुस्लिम कहने वाला। हम इस्लाम के नाम पे नहीं बने। पार्टीशन वॉज नॉट जस्टिफाइड। दुनिया में कोई भी जू कहीं हो वो इसराइल की शरीयत का अहल है। पाकिस्तान के किसी बंदे को सऊदी अरब की शरीयत नहीं मिलेगी। आप उल्टे खड़े हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ, पाकिस्तान में कायद आजम को आइडियलाइज किया जाता है और इंडिया में गांधी साहब को आइडियलाइज किया जाता है। दोनों रियासतों का आगाज एक ही दिन एक ही सन में हुआ। क्या पाकिस्तान कायद आजम के मुताबिक चल सका है? क्या इंडिया गांधी जी के मुताबिक चल सका है? हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर इब्ने इरशाद साहब। आ, एक तवील तजुर्बा रखते हैं फाइनेंस में, बैंकिंग सेक्टर में, और बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ तारीख के ऊपर और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी बहुत गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष साहब। थैंक क्या यू। आप समझते हैं कि पहले अगर हम अपनी बात कर लेते हैं कि जी जी। कायद आजम का जो पाकिस्तान था, अ, तारीख के आईने में क्या नजर आता है कि हम कितना उससे भटक तो गए हैं, इसमें तो कोई बहस वाली बात नहीं है, लेकिन कितना हम डेविएट कर चुके हैं। अमीर साहब, उसके लिए दो तीन चीज़ें आपको तय करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि कायद आज़म का पाकिस्तान एक्चुअली था क्या और उसका तस्वुर क्या था। कायद आज़म की हमें कोई तहरीरें तो नहीं मिलती, ना उनकी कोई किताब मिलती है जिस तरह गांधी साहब की है। गांधी साहब के तो फ़लसफ़े के ऊपर बहुत कुछ मवाद हमें मिल जाता है। कायद आज़म की ले दे के हमारे पास कुछ तकारीर मौजूद हैं जिन तकारीर से हम चीज़ें अखज़ करते हैं। अगर आप उन तकारीर को बुनियाद बनाना चाहते हैं तो फिर कहानी बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। बिकॉज कायद आज़म जब 11 अगस्त वाली जो दस्तूर साज असम्बली से उनका खिताब है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और टू योर मॉस्क और टू एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से तो वो कहानी उन्होंने शुरू की थी कि पाकिस्तान में रिलीजन नहीं होगा, कास्ट नहीं होगी, क्रीड नहीं होगी, नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। यानी वही जो रेनेसां वाली कहानी है, कायद आजम अपनी तकरीर में बयान करते हैं कि चर्च और स्टेट, जाहिर है हमारे यहाँ चर्च तो नहीं है लेकिन मॉस्क और स्टेट जो है वो अलग होंगी। लेकिन इसके फौरी बाद जो है, या अगर यहाँ आप सॉरी, हम जी साथ साथ, ताकि मैं मुजम्मी सवाल भी करता रहूं ना, कोई कंफ्यूजन अगर बिल्कुल किसी के साथ, जब ये कायद ने कहा कि स्टेट और रिलीजन अलहदा होगा, इसका मतलब ये नहीं था कि या मैं अगर यूं पूछूं कि जब उन्होंने कहा कि स्टेट और रिलीजन अलहदा है, आप आजाद हैं, आप मंदिर जाना चाहें, चर्च जाना चाहें, मस्जिद जाना चाहें, इसका मतलब ये तो नहीं था कि आप यानी पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होगा, ये तो नहीं मतलब था। अच्छा चलिए मैं इस पे बात कर लेता हूँ। कायद आजम की इसी तकरीर के अंदर एक और जुमला मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी अ थियोक्रेटिक स्टेट रूल्ड बाय प्रीस्ट विद अ डिवाइन मिशन। ये कायद आजम के अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। तो जब आप किसी स्टेट को इस्लामिक रिपब्लिक कहना चाहेंगे या किसी स्टेट को क्रिश्चियन रिपब्लिक कहना चाहेंगे या जू रिपब्लिक कहना चाहेंगे, तो बुनियादी तौर पर आप एक थियोक्रेटिक स्टेट की बात करेंगे। आप एक प्योरली डेमोक्रेटिक स्टेट की बात नहीं करेंगे जहाँ रिलीजन जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम नहीं करेगा। ये तो बुनियाद है। फिर ये ये मैं कायदे क्यों आजम के बड़े हिसाब से बात कर रहा सही, फिर बड़े सगीर के मुसलमानों को ये क्यों कहा गया कि हम मुसलमानों के लिए एक खित्ता बनाना चाहते हैं? ये कायद ने क्यों कहा कि पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जब बड़े सगीर में पहला शख्स हूँ। मुसलमान? सर देखिए, मेरा एक मसला है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, इससे लोग बहुत खफा हो जाते हैं कि जो जलसों में लगाए गए नारे और जलसों में की गई तकरीरें हैं ना, उनसे आपको फ़लसफ़े अखज़ नहीं करने चाहिए। इन्हीं जलसों के अंदर यहाँ पे वो नारे लगते हैं कि हम एक को सड़क पे घसीटेंगे और उसका पेट फाड़ के दौलत निकालेंगे, अगले हाँ दिन आप हाँ साथ हाँ। बैठे होते हैं। तो फ़लसफ़े इस तरह नहीं बनाए जाते। हमारे पास मुसीबत ये है कि हम जलसों में लगाए गए नारों से जो है वो अपना पूरा पूरा फ़लसफ़ा कशीद कर लेते हैं। ये बड़ी ज्यादती वाली बात है, ये ना करें। वो किसी दिन किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कह दिया होगा। कायद आजम ने तो ये भी कहा था श्रीनगर के अंदर कि अगर अहमदी अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो मैं कौन होता हूँ उन्हें गैर मुस्लिम कहने वाला। ये कायद आजम के अल्फाज है ना, श्रीनगर के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। तो हमने तो पहला दिन यहाँ पे आते साथ ही हमने वो काम किया है जिसमें हमने ये कह दिया कि स्टेट जो है वो लोगों का अकीदा नाप तोल के फैसला करेगी। मैं फिर, अगर जो आपने सवाल किया ना, इसके लिए थोड़ा सा मुझे पीछे ले जाने दीजिए जाए और जाए थोड़ा जाए। सा मुझे आपको जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब 1941 का सेंसस होता है तो बड़े सगीर के अंदर तकरीबन 390 मिलियन लोग हैं जो रहते हैं।
उसके अंदर कोई 80 मिलियन से 90 मिलियन के करीब जो है वो मुसलमान हैं। तीन ये सौ नब्बे मुसलमान मिलियन 39 करोड़ आबादी थी। किसकी नहीं, अभी आप पूरे बरसगीर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर हाँ, पूरे बड़े शरीर की 39 करोड़, मैं आसान करूं, 390 रहा। मिलियन से बड़ा जी 39 करोड़। 390 मिलियन टोटल आबादी की बात कर रहा हूँ ना मैं, मैंने हाँ आपसे यही कहा। मैंने आपसे यही कहा 390 मिलियन टोटल आबादी। और उसके जी। अंदर जो 90 मिलियन, 80 to 90 मिलियन जो है वो मुस्लिम थे, यानी तकरीबन को 25% मुसलमान थे। और 75% जो थे वो जिन्हें आप मुसलमान नहीं कहेंगे, उसके अंदर बाकी सारे मज़ाहिब को आप गिन लें अगर आप गिनना चाहें। इसके अंदर आपका जो ये वाला इलाका है जिसे हम आज पाकिस्तान कहते हैं, इसके अंदर जो आबादियां हैं, वेस्ट पंजाब है हमारा, इसके अंदर सिंध है, इसके अंदर NWFP है, ईस्ट बंगाल हमारा है। इनके अंदर आबादी अक्सरियत थी सिवाय NWFP और बलूचिस्तान के। बाकी जगह जो है ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब में भी हम कोई 60% के आसपास थे। लेकिन इसके साथ साथ यूपी में थे मुसलमान, बंगाल वेस्ट में थे, बिहार में थे, आसाम में 25 से 30% थे, हैदराबाद में थे, कश्मीर जाहिर है वो उस वक्त तक फैसला नहीं हुआ था कि किधर जाएगा। और जो पंजाब हमारा मशरकी पंजाब अलग हो गया उसके अंदर भी ये मुसलमान थे, यानी आधे मुसलमान जो थे उन इलाकों में थे जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहे थे। ये तो बड़ी क्लियर सी एक बात थी। और अगर आपको याद हो कि जब पाकिस्तान बन गया था तो कायदे आजम ने बर सगीर हिंदुस्तान में रह जाने वाले तमाम मुसलमानों को ये अपील की थी कि आज से वो हिंदुस्तान के वफादार शहरी बनकर जिंदगी गुजारें। तो इसका मतलब तो बहुत वाजह है कि सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। और इसका मतलब हम्म। ये भी वाजह है कि ये खिता जो है ये इस्लाम के किले के तौर पे हासिल नहीं किया गया था जहाँ सारे मुसलमान आके रहेंगे। इससे ये भी वाजह है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमों वाला नजरिया जो है वो सिर्फ एक नारे के तौर पे बेचा गया था। अगर वैसा होता तो पाकिस्तान में हर मुस्लिम को शहरियत लेने का हक होता। आज हम अफगानिस्तान से, ईरान से लड़ना रहे होते। हमने सारे बिहारी जो बंगाल में रह गए हैं उन्हें वापस लाने के ऊपर, देखिए वो सुबाइयत के ऊपर हमने फैसला किया कि उन्हें वापस नहीं लाके हम वो यहाँ नहीं बचा वो सकते। देखिए, वो तो सॉरी, वो तो आप देखें ना, ये तो आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इस्लाम का खिलाया तो फिर दुनिया के हर मुसलमान को यहाँ शरीयत मिलनी चाहिए। ये तो फिर आप नेशन स्टेट के खिलाफ बात करें ना, वो तो फिर इसके जी साथ साथ बिल्कुल मैं आप इस बात को बिल्कुल आइसोलेशन बिल्कुल में तो मैं नहीं कर देख सकते। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, इसीलिए नेशन मैं स्टेट का तो वजूद आ चुका था ना, कि जिसमें ये आपकी टेरिटरी है, ये आपका मुल्क है, ये इसका बिल्कुल ठीक पासपोर्ट है, ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेशन स्टेट रिलीजन की बुनियाद पे नहीं बनती, नेशन स्टेट ठीक। ज्योग्राफी की बुनियाद पे बनती है। ठीक हम्म, है ओके। हम्म, तो जब आप रिलीजन की, या तो आप फैसला कर लें कि आपने रिलीजन की बुनियाद पे बनानी है या आपने नेशन की बुनियाद पे बनानी है। अगर रिलीजन की बुनियाद पे बनानी है तो कायदे आजम के मुकाबले पे मैं अहमद हुसैन मदनी साहब को क्यों ना सुनूं, मैं किफ़ायतुल्लाह साहब को क्यों ना सुनूं, मैं मजलिस अहरार को क्यों ना सुनूं, मैं मौदूदी साहब को क्यों ना सुनूं, मैं ऑल इंडिया जो शिया पॉलिटिकल अलायंस था उसकी बात क्यों ना सुनूं, जिन सब ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। आपकी जो मुस्लिम उस वक्त सोच थी वो तो ये कहती थी कि मुसलमानों की कुवत आप तकसीम कर रहे हैं। मजलिस अताउल्ला शाह बुखारी साहब की क्यों ना सुनो। देखिए, जरा थोड़ा सा उसको कर लीजिए। ये एक आइडियोलॉजिकल डिल्यूजन है जो हमने पैदा की हुई है कि हमको इस्लाम के नाम पे बने। हम इस्लाम के नाम पे नहीं बने। अल्लामा इकबाल का अगर आप खुतबा इलाहाबाद निकाल के देखें, जिसको आज हम अच्छा, फिर हम क्यों करें, फिर हमें, फिर वाई कायदे मैं आजम मैं मैं नीडेड अ आपको सर नेशन, मैं अ उसी नेशन तरफ आ रहा स्टेट हूँ। क्यों? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। गलत की बने ना, पहली बात तो ये, अगर आप बिल्कुल मेरे से ऑब्वियस बात सुनना चाहते हैं तो हम गलत बने। पार्टीशन वॉज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि आज के दिन मैं पहिया तो उल्टा फिर घुमा फिर तो सकता हूँ फिर, और फिर तो वन सारा वे अपने पे हाइपोथेसिस ही खत्म हो पार्टीशन हो गया गई। ना। जी। मैंने कहा फिर तो सारा हाइपोथेसिस ही खत्म हो गया ना, कि आप तो कह रहे यानी हाइपोथेसिस पार्टीशन एग्जिस्ट ही नहीं गलत है। करता। सर हाइप देखिए, इंपेरिकल एविडेंस आपको ये बताती है कि हाइपोथेसिस गलत है ना, बुनियादी तौर पर। बहुत आसान होता है जानना समझना। 70 80 साल आपको हो गए, 80 साल में आपने भुगत के देख लिया है कि इस हाइपोथेसिस का नतीजा क्या निकला। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं आपके पॉलिटिकल फिगर है ना, इंडिया की पॉलिटिकल फिगर तो नहीं है। उन्होंने हाँ ये सही है। कहा था कि ये जो नजरिया हम बेच रहे हैं इससे कम्युनल रिफ्ट सारी उम्र वेस्ट पाकिस्तान के अंदर रहेगी। और ये नजरिया कौन सा, हुसैन हक्कानी साहब ने उन्हें कोट किया है। ये नजरिया कौन सा है, ये नजरिया वो है जिसको आप कह रहे हैं कि मुसलमान, जब आप कहते हैं ना मुसलमान और हिंदू अलग कौम है तो आप कहते हैं मुसलमान सबसे अलग कौम है। वो किसी के साथ नहीं रह सकते, फिर वो बरतानिया में भी नहीं रह सकते, वो अमेरिका में भी नहीं रह सकते, वो कहीं पर नहीं रह सकते। उन्हें हर जगह शरिया की बुनियाद पे एक अलग स्टेट चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है। फिर पाकिस्तान से भी आप सारी अकलियतों को निकाल दें, खैर वो हमने निकाल दी है बाकायदा, और जो रह गई हैं उनको हमने गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, वो अपनी जगह। तो ये आपको थोड़ा सा हाइपोथेसिस के अंदर देखिए, मैं आपको जो बात बीच में रह गई, इकबाल का अगर आप खुतबा इलाहाबाद निकाल के देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि बड़ा आपने इकबाल को तसव्वुर पाकिस्तान और पाकिस्तान का खालिक बना के पेश किया है। खुतबा इलाहाबाद का भी ओरिजिनल टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब तो चैट जीपीटी से आप कहेंगे, क्लॉड से कहेंगे, वो आपको निकाल देगा। निकाल के पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि मुसलमानों को अलग खिता लेना चाहिए।
उस पूरी कहानी में ये है कि ये जो पहली, देखिए इकबाल किसके खिलाफ, इकबाल की कहानी शुरू कहाँ से होती है, बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं उसमें थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हिंदुस्तान पे जो हमले होते हैं ज्यादातर वो मगरिब की जानिब से होते हैं, अफगानिस्तान की जानिब से, और इस साइड से इन्वेडर्स आते हैं। इकबाल ये कहते हैं कि अगर ये इन्वेड होता रहा और ये ग्रेट गेम के बाद भी अगर इस साइड से इन्वेजन का सिलसिला जारी रहा, तो इंडिया के लिए जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये चार स्टेट्स बनती हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। सो विद इन अ ब्रिटिश इंडिया और विदाउट अ ब्रिटिश इंडिया, ये जो स्टेट है ये इंडिया के लिए, ये इकबाल के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है, इकबाल कहते हैं हिंदुस्तान के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम देंगी। और इन स्टेट्स को ऑटोनॉमी की वो बात करते हैं कि ये स्टेट, जिस तरह आज हम 18वीं तरमीम में यहाँ ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि स्टेट्स जो हैं जहाँ पे जिस किस्म के लोग रहते हैं उनका जो भी कॉन्डक्ट है, जिस तरह वो बात करना चाहते हैं, जिस तरह वो रहना चाहते हैं, जिस तरह रूल्स बनाना चाहते हैं, वो विफाक के होते हुए उन्हें खदशात हो सकते हैं। उन खदशात से अलग होकर उन्हें आप मैक्सिमम ऑटोनॉमी दे दें, तो यहाँ से तो कहानी शुरू होती है। बाद में ये ऑटोनॉमी का खिता किस्सा जो है, कैबिनेट मिशन तक भी हम पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, ये भी आपको पता है। लेकिन उसके बाद हमें लगा ये कि हमारी पॉलिटिकल सर्वाइवल या उन लोगों की पॉलिटिकल सर्वाइवल जो कि उस वक्त मुस्लिम लीग को चला रहे थे, इसमें है कि खिता मुकम्मल तौर पे एक अलग रियासत बन जाए। अवाम क्या चाहते थे, अवाम को क्या बेचा गया है, अवाम को क्या मिला है, वो आप और हम सब जानते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ है, पाकिस्तान का पासपोर्ट कहाँ है, पाकिस्तान की करेंसी कहाँ है, ये इंपेरिकल एविडेंस, अगर अवाम को इसका कोई फायदा हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए। इस खत्ते में रहने वाले अवाम को, जो भारत में आप मुसलमान छोड़ आए, जो आपके बीफ कबाब मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत सीनियर आदमी, बहुत सीनियर, अब तो वफात हो गई उनकी, उनके साथ बैठ, मैं नाम नहीं लेता, उनने कहा पाकिस्तान पता है क्यों बना, हमने कि जी क्यों बना, एग्जैक्टली अल्फाज कोट कर रहा हूँ, और एक सीनियर आदमी, एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा ताकि हम बीफ कबाब खा सकें यहाँ, इंडिया में हम बीफ कबाब नहीं खा सकते। तो मैंने उनसे अर्ज किया, सर जनूबी रियासतों में इंडिया की आज के दिन भी लोग बीफ कबाब खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं था, अगर वहां खा सकते हैं तो यहां भी खा सकते हैं। इसके लिए अगर बीफ कबाब खाने के लिए आप 1 मिलियन जानें जो हैं वो गवा देते हैं, जो कि हम अक्सर हम्म। औकात ये कहते हैं कि कुर्बान हुई, वो कुर्बानी नहीं दी गई पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान बनने की वजह से कुर्बान करनी पड़ी हमें। बिकॉज फसादात की जो अक्सरी, फसादात का जो क्रक्स है या फसादात का जो मेन, आप समझ लीजिए जो हमारे पास फिगर्स हैं, बड़ी फिगर्स, वो सारी पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के ऐलान के बाद आती हैं कि अब एक अलग रियासत बन गई है, हमने इधर शालमी में हिंदुओं को जला दिया, उन्होंने जालंधर में, अमृतसर में मुसलमानों को मार दिया, उन्होंने दिल्ली में मार दिया, सो ऑन सो फोर्थ, एंड इट स्टार्टेड ऑफ। क्या इतनी बड़ी कीमत आपको पे करनी चाहिए आफ्टर समथिंग दैट इज हैपेंड? तो ये पीसफुल नहीं था, और ये आपके हाँ। पॉलिटिकल लीडर्स को अंदाजा होना चाहिए था कि ये पीसफुल नहीं रहेगा। एक पूरी क्या, कम्युनिटी को क्या आप बिल्कुल एलियनेट कर देंगे 1,000 साल तारीख में जो इकट्ठे रहते रहे। अगर हम एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि पार्टीशन में कोई मसला नहीं है, पार्टीशन ठीक होगी, फेयर इनफ, कई ओके। मुल्क एक दूसरे से कार्व आउट हुए हैं, कोई एक, ये दो मुल्क तो नहीं है ना। जी मसला बिल्कुल। तो पार्टीशन के साथ नहीं था, मसला तो हाँ। पोस्ट पार्टीशन जैसे इस मुल्क को चलाया गया, वो स्टैब्लिशमेंट से लेके, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से लेके, और वो इस मुल्क के पॉलिटिकल एलीट तक, वो इस मुल्क के जो पॉलिटिकल लॉर्ड्स थे। मसला ये है, हम इस मसले को छोड़ के हम चले जाते हैं पार्टीशन। मसलन इसी इसी खत्ते से पाकिस्तान से बांग्लादेश कट के पैदा हुआ, आज उसकी ग्रोथ देख लें हम कहां पे खड़े हुए हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक थे, उससे साउथ कोरिया लैदा हुआ, आज दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। आयरलैंड और नदरन आयरलैंड अलहदा हुए, आज वो, इसके तो बेशुमार मिसाल है। प्रॉब्लम तो डज नॉट लाई इन द पार्टीशन, प्रॉब्लम लाई समवेयर एल्स। उसको छोड़ के हम उस बहस में क्यों चले जाते हैं? सर एक तो बहस मैंने नहीं, आपने ही सवाल किया था तो मैंने नहीं, जवाब आपसे दे दिया। मैं तो सारी बात है, हम आपस में मैं बहस तो ही कर रहे हैं मैं ना। तो जाती तौर पर उस बहस को फ्यूटाइल एफर्ट समझता हूँ, जाती तौर पर, क्योंकि उस हाँ। बहस का आज मैं साबित कर दूं कि तकसीम गलत थी तो क्या पाकिस्तान इंडिया एक हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। मैं उसको नहीं। फ्यूटाइल समझता हूँ। लेकिन आपने जितनी मिसालें दी, इसमें कोई मिसाल आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जहां ये फैसला किया होगा कि रिलीजन की बुनियाद पर हमें खिता और बनाएंगे। देखिए बुनियाद जो है ना वो बहुत मैटर करती है। वो फारसी का बड़ा मुहावरा है कि अगर बुनियाद में टेढ़ हो तो आसमान तक इमारत आप खींच दें तो इमारत जो है वो हाँ। टेढ़ी ही रहेगी। जब आप बुनियाद मजहब को बनाते हैं, जब आप बुनियाद ये बनाते हैं कि दो ऐसे लोग, अब जरा ये सुन लीजिएगा, ये बात, ये जरा थोड़ी कड़वी लगने वाली बात है, दो ऐसे लोग जो नजरियात में इख्तलाफ रखते हैं वो जोग्राफिकली इकट्ठे नहीं रह सकते, तो इसका कोई अंजाम नहीं। इसका मतलब है मुसलमान हिंदू आज इकट्ठे नहीं रह सकते, कल को अहमदी और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, परसों शिया और सुन्नी इकट्ठे नहीं रह सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस विल नेवर स्टॉप, बिकॉज एक घर में रहने वाले चार लोगों के नजरिए मुख्तलिफ होते हैं।
कौमें जो बनती हैं, ये नेशन स्टेट का तस्वुर जो आपने पेश किया, नेशन स्टेट का तस्वुर मुश्तरकात की बुनियाद पे होता है। और ये मुश्तरकात सकाफत से जन्म लेते हैं। ज़बान आप क्या बोलते हैं, आप लिबास क्या पहनते हैं, आपके रसूम व रिवाज क्या हैं, हम सबको पता है, हम खाने क्या खाते हैं। बुनियादी तौर पर, सकाफती तौर पर हम इंडिया से बहुत क्लोज हैं, ये बात आप भी मानते हैं। हम इंडिया की फिल्में देखते हैं, वो पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं। मतलब हमारे लिए कम्युनिकेट करना कोई मुश्किल नहीं है। अब डायस्पोरा भी कम्युनिकेट करता है, दोस्त होता है एक दूसरे का, कोई मसला नहीं है। आज अलबत्ता हमने और उन्होंने मिलकर नफरतें वहां पहुंचा दी हैं जहां एक दूसरे को गालियां देना जो है वो पेट्रियाटिज्म की निशानी समझा जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को नजरियाती तौर पर अरब के करीब कर लेते हैं, जो अरब आपको कभी कुछ नहीं समझते, और आप बुनियादी तौर पर आपकी किसी किस्म की उनके साथ कोई सकाफती मुश्तरकात नहीं है। लेकिन अरब इंपेरियलिज्म जो है वो आपको खा गया है। और इस अरब इंपेरियलिज्म को खाने की बुनियाद भी जहां से ये निकलती है, इकबाल का अगेन मैं 1923 वो आपके खुतबा इलाहाबाद का हवाला देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा बड़े सगीर के मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला, अब ये बड़ी हैरान लगी कौन बात लगेगी, कि उन्होंने कहा ब्रिटिश इंपीरियलिज्म नहीं है, ये अरब इंपीरियलिज्म है। हमने हम्म। अपने आप को अरब इंपीरियलिज्म से इतना मुतासिर कर लिया। मसला है ना, हम इकबाल की शायरी से फलसफा अखज करते हैं। मैं बार बार ही कहता हूँ, शायरी से फलसफा खुदा के लिए अखज ना करें, तकरीरों से फलसफे अखज ना करें। अगर आपने किसी को पढ़ना है तो उसकी किताबें पढ़ें। चलिए, उसके कोई बड़े खुतबात हैं उनको देखिए, वहां से आपको उसकी सोच का, उनकी फिक्र का पता लगता है। तो इकबाल को भी हमने गलत सेल किया है इस मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली कायद आजम को भी गलत सेल किया है हमने इस मुल्क में। और इंडिया में माशाल्लाह आज के दौर में जो पोस्ट मोदी दौर है, उसके अंदर उन्होंने अपनी जो उनकी बुनियाद थी, उसको ही वो उसको डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं। तो फहमीदा रियाज की वो नज़म है ना कि हम तो हैं इस जहन्नुम में, वो क्या है नज़म, तुम भी चले आओ। तो आप वो पूरी नज़म मुझे याद नहीं आ रही है, इन वक्त पे भूल जाती है। बट उसका खुलासा ये है कि हम तो जिस जहन्नुम में पड़े हैं माशाल्लाह, तुम भी उसी राह पर चल निकले हो, आ जाओ इधर इकट्ठे बैठ के गप लगाते हैं। खैर, अच्छा चले, आखिर में ये फरमाएं कि अगर हम रिलीजन की फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि रिलीजन ही एक एक बोन ऑफ कंटेंशन है या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। जी। तो मैं एग्जांपल्स कुछ दे सकता हूँ, मसलन इसराइल मजहब के जी। नाम पे बना। मैं जी। उसके मैं तो किसी तौर पे भी उसकी कोई हिमायत में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक और पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि वो छोटा सा मुल्क है, क्या पिद्दी का शोरबा। जी बिल्कुल। आप उस इसराइल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखें, जी मैंने देखी हुई है। आप उसकी एग्रीकल्चर एडवांसमेंट देखें। आज यूरोप के अंदर जो लाल खूबसूरत टमाटर नजर आएगा वो इसराइल के नेगेव डेजर्ट से तैयार होकर वहां पहुंच रहा है। ठीक हो गया। उसने तरक्की की। ईरान, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एक रिलीजियस मुल्क है, लेकिन आप उसका हेल्थ केयर देखें, प्राइमरी हेल्थ केयर वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दी बेस्ट इन द मिडिल ईस्ट है। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख लें। उन आज पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया समेत नॉन मुस्लिम वर्ल्ड भी कह रहा है कि अगर किसी ने चैलेंज किया है दुनिया की सुपर पावर को समहाउ, तो वो उन्होंने किया है अपने पूरे स्टांस, डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ। ठीक है, कुछ मसाइल हो सकते हैं उनके भी, कोई आइडियल स्टेट नहीं होती है, लेकिन वो अमेरिका आज भी उनके कॉइन के ऊपर या उनके डिनोमिनेशन पेपर पे लिखा होगा, इन द नेम ऑफ गॉड वी ट्रस्ट। आज भी वो कहीं ना कहीं रिलीजन उनके यहां मौजूद है। प्रॉब्लम रिलीजन तो नहीं है। प्रॉब्लम तो रिलीजन को अगर इस्तेमाल किसी ने गलत किया है वो है प्रॉब्लम। इस मुल्क के और मसाइल थे, इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इंटरवेंशन मसाइल थी। हमने स्टेट को रिफॉर्म नहीं किया, स्टेट ऑब्सोलीट हो गई। हम 2026 में खड़े हुए हैं, इस मुल्क का निजाम 1826 का है। मसाइल तो ये थे, अगर ये हल हो जाते तो शायद हम रिलीजन के साथ भी बेहतर तरक्की कर सकते थे। सर वो हल क्यों नहीं हो रहे ना, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी जो सारी बात है उससे मुझे खास, मैं गैर मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन उसमें कुछ मुझे फैक्चुअल चीज़ों का इजाफा कर लीजिए। जी जब जी। हम इसराइल का हवाला देते हैं, मजे की बात यह है कि हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए वाहिद जो एक दलील मिलती है वो इसराइल की मिलती है, ये बड़ा कमाल है। और जिस पे हमने लिखा हुआ है कि उनके साथ तो हम कोई ताल्लुक ही नहीं रखेंगे। ज्यूज जो हैं, ज्यूज बुनियादी तौर पर मजहब से ज्यादा एक ट्राइब हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मुस्लिम्स ट्राइब नहीं है, ज्यूज ट्राइब हैं। तो एक सीरियस डिफरेंस है इस पूरी कहानी के अंदर। दुनिया में कोई भी ज्यू कहीं हो, वो इसराइल की शहरियत का अहल है। चाहे वो इथोपिया में है, चाहे वो रशिया में है, चाहे वो अमेरिका में है। क्या दुनिया का हर मुसलमान पाकिस्तान की शहरियत का अहल है या यूएई की शहरियत का अहल है? नहीं है, इस वजह से कि हम एक ट्राइब नहीं है। पाकिस्तान के किसी बंदे को सऊदी अरब की शहरियत नहीं मिलेगी, आप उल्टे खड़े हो जाए, जितने मर्जी आप मुसलमानियत का नारा लगा लें। तो इसराइल और पाकिस्तान एक जैसी स्टेट नहीं है। ईरान ने अभी पिछले दिनों 1 करोड़ रियाल का नोट जारी किया है,
तो अगर आप हम्म 1 करोड़ रियाल का नोट जारी करने को कामयाबी समझ रहे हैं तो फिर मैं उसको, जाहिर है मैं उसको चैलेंज नहीं करता कि उसके अंदर क्या हो गया और क्या हमने कमा लिया और क्या कर लिया। जिनकी पूरी की पूरी जो फर्स्ट लाइन ऑफ, आप देखिए ठीक है, मतलब जज्बात में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईरान की फर्स्ट एंड सेकंड टीयर पूरी की पूरी लीडरशिप 2 दिन के अंदर फारिग हो गई। उसके वो अगेंस्ट का आपने तो कोई, इट्स पार्ट ऑफ गेम। तो आप, नहीं नहीं, वो रही बात है पार्ट जब ऑफ आप लड़ेंगे, जब आप पंगा लेंगे, तो जी जान जी, मैं तो वही देनी बात पड़ेगी कर रहा ना। हूँ ना। पार्ट ऑफ द गेम ठीक है, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम में नुकसान किसने उठाया? उसके अगेंस्ट अमेरिका का तो कोई कोई अंडर सेक्रेटरी भी नहीं मरा। उसके नहीं, इसराइल का वो भी तो कोई अंडर अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी तक नहीं तो वो मरा। पहुंचे नहीं ना। उसकी 18 इंस्टॉलेशन उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच नहीं सकते तबाह थे कर सर। दी। अमेरिका का गरूर घमंड जो 50 साल का था सोवियत यूनियन के अरे सर, बाद ये से, वो टूट जज्बाती गया। बातें, ये जज्बाती बातें करना बहुत आसान है, नहीं, ये लेकिन ये तो मसला ये, फैक्ट है। हम इसको नहीं आप सर, कैसे फैक्ट, जज्बाती किया? सर ये फैक्ट नहीं है ना, ये फैक्ट नहीं है। अभी तो जब फिर इसराइल, फिर ईरान इवेंचुअली को तबाह कर देता ना अमेरिका, आसान कर लेते ईरान ना। को तबाह करना मकसद, सर देखिए, जंग के कुछ मकासद होते हैं, ईरान को तबाह करना मकसद नहीं था। कौन किसने सा कहा मकसद था कि हासिल, ईरान को चले तबाह करना मकसद था? आप बताएं कौन सा मकसद हासिल किया उन्होंने? सर मैं सीआईए में नहीं बैठा हुआ ना, मेरे पास तो मेमोज नहीं आते बाकी पाकिस्तानी नहीं, जर्नलिस्ट की पर तरह। चले, आखिर लेकिन आखिर ईरान हम को तबाह सब। करना कभी, देखिए, अब रियासतें जो है ना, हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा के बनने के बाद रियासतों की सरहदें चेंज नहीं होती, विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ इसराइल, जहाँ पे रियासतों की सरहदें जो हैं वो रोज़ाना चेंज हो जाती हैं और हो रही हैं बहुत अरसे से। और उसकी हम एक अलग बहस कर सकते हैं, बट रियासतें अपनी जगह मौजूद रहती हैं। इराक पे अमेरिका ने हमला किया, अफगानिस्तान पे हमला किया, तबाह किया, निकल आए। आप कभी एस्टिमेट लगा के देख लीजिए, अफगानिस्तान पे भी, एटलीस्ट, अफगानिस्तान को भी हमने बिल्कुल यही ठीक। कहा। ईरान, सर कुछ अर्सा नहीं पहले नहीं, हम ये बात कर रहे थे, अफगानिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त फाश दे दी। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान एटलीस्ट, 3 साल अमेरिका की मिन्नतें करता रहे कि हमें को पैसे दे दें थोड़े से, ताकि हम आगे अपना काम चला सकें। देखिए अफगानिस्तान आप अफगानिस्तान, चले जाएं। जी सर। एटलीस्ट उन्होंने, एटलीस्ट अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेजन की, जी बिल्कुल की, अफगानिस्तान इराक में इन्वेजन की, फिजिकल ग्राउंड ट्रूप्स भेजे बिल्कुल की, और बीस बिल्कुल बीस की, साल तक उन मुल्कों को अपने तसल्लुत में रख के चलाया। ईरान में तो वो बिल्कुल। भी ये नहीं नहीं कर सका। चलाया, नहीं चलाया नहीं, लेकिन इन्वेजन की, बिल्कुल की इन्वेजन, इन्वेजन और बिल्कुल गलत ईरान में की। तो इतना भी नहीं कर सका, कर देता इन्वेजन। बिल्कुल गलत की इन्वेजन, बिल्कुल वो करना नहीं चाहते। वो तो सीख फिर वो चुके क्या हैं करना सबक। चाहते थे? ये भी तो पता चले। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि अमेरिका हाँ, की इकोनॉमी को चलाता है। सही, अमेरिका की इकोनॉमी हाई टेक में अब चाइना से मार खा रही है, जापान से मार खा रही है, जर्मनी से मार खा रही बिल्कुल है, सही। लेकिन अभी भी अमेरिका की जो सबसे बड़ी बरामदात हैं, या अमेरिका के जो सबसे बड़े मुआहदे हैं, सबसे बड़े पैसे हैं, वो या तो टैक्स से आ रहे हैं या उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के 5 बड़े प्लेयर हैं, उनके नाम भी आपको पता है। बोइंग से हम्म, लेकर और लॉकहीड डगलस से लेकर विंथ्रॉप से लॉकहेड लेकर, मार्टिन से लेके, हाँ जी, सही। इनके, अब ये, इनके मुआहदे या इनकी दुनिया में सेल के लिए जरूरी है कि वॉर थिएटर कहीं ना कहीं सजा रहे। ये वॉर थिएटर अफगानिस्तान में सज सकता है, ये बट वॉर इसमें थिएटर तो वेनेजुएला हाशिर में सज, साहब, इसमें तो पहले पहला F-35 दुनिया में तारीख में गिरा दिया उन्होंने। अब नहीं नहीं सर, एफ थर्टी लॉकहीड फाइव मार्टिन तो ठुस हो गई, लॉकहीड मार्टिन की तो। कुछ भी नहीं हुआ लॉकहीड मार्टिन को। F-35 गिरा नहीं, F-35 इंजर्ड हुआ बकौल ट्रम्प साहब के, जिनके नजदीक जहाज भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो जरूर। खैर वो तो अल्लाह माफ करे, उनकी तो मैं बात नहीं करता। आप देखिए उसके बाद आपको पता है, अभी पिछले दिनों जब ट्रम्प साहब का दौरा हुआ था, तो हाँ, कितने बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स के मुआहदे हुए थे। सऊदी अरब को किससे खतरा है इस खित्ते में? अब्राहम अकॉर्ड थोड़े अरसे तक हो जाएंगी। यूएई को किससे खतरा है इस खित्ते में? कतर को किससे खतरा है इस खित्ते में? ये खतरे पैदा किए जाते हैं और इन खतरों के अगेंस्ट असलहे बेचे जाते हैं। ईरान को, आपको पता है ईरान ओपेक का मेंबर, बानी मेंबर्स में से है, और अभी भी है। और ओपेक को वो फॉलो नहीं करता, जो कि अब यूएई ने कहा कि हम भी ओपेक से अलग हो जाएंगे। ओपेक को फॉलो क्यों नहीं करता? क्योंकि सैंक्शन लगने के बाद उन्होंने कहा तुम ऑयल अपना बेच दो। ईरान का 80% ऑयल जो है वो चाइना खरीदता है, बिकॉज और किसी में हिम्मत नहीं है अमेरिका को आंखें दिखाने की और सैंक्शंस के अगेंस्ट चाइना खरीदने की, बट ईरान खरीदता है। ईरान का ऑयल जब मार्केट में अगर आ जाएगा, जो कि उनका एक लाना, एक मैं समझता हूँ बड़ा बुनियादी मकसद है, उस ऑयल को इंटरनेशनल फोल्ड में लाना, तो ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में उससे अफेक्ट होंगी, यानी नीचे जाएंगी। इवेंचुअली आप हम्म, कैसे उसको लाएंगे, वो एक अलग कहानी है। ईरान का एक नारा है ना, देखिए ईरान एक नारे की बुनियाद पे, ये जो इस वक्त की रेवोल्यूशन है, अगर इसकी बेस हम पीछे चले जाएं, तो मरकबर अमेरिका के अलावा तो कोई नारा है नहीं उनके पास, ना कि कोई इसके अलावा वो कुछ दे सके। ईरान की अगर आप देखिए, जो प्री ईरान, जो रेवोल्यूशन ईरान है, आरसीडी के दौर की ईरान की तरक्की जो है, उससे अगर आप मुवाजना करेंगे तो तरक्की का पहिया जो है बहुत स्लो हुआ है, आगे तेज नहीं हुआ। नहीं ईरान तो उसमें प्री आप, रेवोल्यूशन भी एक बहुत डेवलप्ड नेशन था इस खित्ते नहीं की। नहीं नहीं पाकिस्तान, नहीं ईरान नहीं, और टर्की स्ट्रेटेजिक आप, पार्टनर थे यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, इस पे हम कभी, इस पे मैं चाहूंगा कि आप कर भी लें, तैयारी बिल्कुल करके कर आए, लें, मैं भी तैयारी करके आऊंगा। और इस पे फिर हम कर लेंगे रखेंगे सर, स्टैटिस्टिक्स के, बिल्कुल लिटरेसी कर रेट लेंगे कहाँ सर। था, हेल्थ केयर की क्या सर्विसेज थी, ठीक हो गया। प्री रेवोल्यूशन, पोस्ट रेवोल्यूशन,
टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में कहाँ खड़े थे वो? इंडिजिनस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी कर रहे सबसे हैं, बढ़कर ये। बिल्कुल कर रहे हैं। उस वक्त तो शाह को सब कुछ मिल रहा था, अमेरिका ईरान उसको, अमेरिका बरतानिया उसको लोरियां देते थे, वो कौन सी बात है? बात तो ये कि रेजिस्टेंस इकोनॉमी के अंदर आपने अपना सब कुछ बनाया हो, और पूरा इकोनॉमी गल्फ। रेजिस्टेंस इकोनॉमी नहीं होती सर, इकोनॉमी वो होती है जिससे आवाम को फायदा पहुंचता है। अवाम अल्टीमेटली, आप अवाम अवाम के फायदे की बात ही होगी ना, हम जब तो बात करेंगे आवाम तो के अवाम फायदे की, की बात अवाम है। को डिविडेंड क्या मिल रहा है इस रेजिस्टेंस इकोनॉमी का? जी सर, जी 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 फिर सर, हम इसको इस पे करने के ये बाद अगर इस आवाम को पहलू को, डिविडेंड मिल रहा हो, अगर आवाम को डिविडेंड मिल रहा होता तो जंग से पहले इतने पुरतशद्दुद मुजाहरे ना हो रहे होते तो रजीम के अगर खिलाफ। अवाम को डिविडेंड नहीं मिल रहा था, तो इससे आइडियल मौका क्या मिलेगा अवाम को 50 साल के अंदर के? 50 साल में पहली बार उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, जी 50 साल में पहली बार उनका आर्मी चीफ मारा गया, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मारा गया पहली बार। इससे जी अच्छा जी अवाम को मौका क्या मिला था? उनको तो तख्ता उलट देना चाहिए था। जी सर, ये देखिए बड़ी मैं आपको पागल है बताता अवाम में हूँ। वैसे। जी जी, मैं आपको वही बताता हूँ। इससे पहले ईरान, मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान का जो हार्ड कोर धड़ा है, दे आर वेरी हैप्पी कि जंग हो रही है इस वक्त। हम्म। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले रजीम के खिलाफ सेंटिमेंट अरूज पे था। ईरानी जो है ना, मसला ये है ईरान की, आपने अभी रिलीजन की बात की ना, ये आप यकीन रखिए, और मैं, आप चाहें तो इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, बट ईरानियों की जो कौम परस्ती है ना, वो उनके रिलीजन परस्ती से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा, बिल्कुल सही, वो मैं बिल्कुल अपने इत्तेफाक पाँच करता छः हजार, वो अपनी हिस्ट्री, जब इस वक्त भी मसूद पज़ेश्कियान का जब बयान आता है तो वो अपनी 5,000 साल पुराना हिस्ट्री को एड्रेस करते हैं। हूं। और वो इस्लाम ये और कहते शिया होते हैं, इस्लाम, और शिया वो, इस्लाम तो 900 साल से ज्यादा पुराना नहीं है ना उनका। जी जी ये जी, तो वो 900 तो साल बड़े पहले फख्र शिया से ये हुए हैं। कहते हैं कि उससे, हम ईरानी पहले हैं, मुसलमान बाद में। जी जी, तो हुआ ये, तो होता ये ना कि ईरानी करेंगे इन देयर ओन टाइम, बट ये याद रखिए कि ईरानियों का जो कौमी तफाखुर है ना, वो इतना मजबूत है कि वो किसी भी इन्वेडर के अगेंस्ट उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो तो अमेरिका हम हो, ये, वो हाँ तारीख में बिल्कुल कोई ठीक। हो। दैट वाज, तो मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, हम ये ये स्वीपिंग एक स्टेटमेंट भी बहुत नहीं दे सकते। जी सर। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि उन वो अपने किसी अपने मुल्क के हक को एक तरफ हो और दूसरी तरफ कोई इन्वेडर हो तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं खड़े फिर हम होंगे ये इन्वेडर के साथ। फिर हम ये स्वीपिंग स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते कि ये ईरान की मेजॉरिटी इस निजाम के और अपने मुल्क के इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है, मैंने तो नहीं दी और ये वो इसलिए मेजोरिटी, नहीं मैंने, निकले कि वो इन्वेडर की वजह से नहीं निकले। नहीं नहीं सर, सर, मैंने ऐसा तो भी ये, नहीं है। मैंने सर, मैंने नहीं दी कि ईरान की मेजोरिटी उसके खिलाफ है, मेरे पास ऐसे तो कोई वो नंबर्स नहीं कुछ है। पॉकेट्स तो हर मुल्क में होती है, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग हमारे बिल्कुल सिस्टम के सर, मैं खिलाफ आपसे होंगे सिर्फ कुछ ये कह रहा पॉकेट। हूँ कि मुझे मुझे मैंने तो आपसे, देखिए मैंने तो इन बातों के ऊपर आपसे कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दी नहीं ना। मैंने कहा पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे, लोग रजीम के खिलाफ थे, आपको ही पता है, तीन तो चार वो भी हजार बंदा आजाद उन्होंने कश्मीर मार में नहीं हो दिया। रहे क्या? जी, बिल्कुल हो रहे हैं, तो सही, वो अपनी देखिए, उस आजाद कश्मीर पे आप बात करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं कर लूंगा बात, बट 3-4 हजार लोग आपको बंदे को मारने पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि कोई मसला तो है ना खड़ा हुआ। दूसरी बात ये कि मैं नहीं, वो किसी तीन भी चार हजार भी वैसे वो वेस्ट की फिगर्स हैं, अब तो वो सर, तीन वेस्ट की चार फिगर तो हजार 23,000 है सर, वेस्ट की फिगर तो 23,000 तक पहुंची हुई है, मैं तो तो तीन चार वो हजार वो तीन फिगर, चार हजार अठारह लाशें सौ तो आज राज के जमाने में सर, कहाँ 2,000 तक पाई तो जाती? राजा और तस्नीम ने खुद मानी है ना, 2,000 तक तो राजा और तस्नीम ने खुद मानी है, जो ईरान की अपनी न्यूज एजेंसीज है। तो उसमें बहुत सारे लोग तो उन्होंने खुद मारे ना, जो जो मुजाहिरीन थे उन्होंने मारे, और वो सारे प्लांटेड मुजाहिरे थे। अगर आप ईरान के डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत का रिजीम चेंज से लेके सीआईए की इंटरवेंशन देख लें, और खुद ट्रंप, अब तो सर, देखिए मेरे और आपके, हम तो इसमें मैटर ही नहीं करते, जब ट्रंप खुद स्टेटमेंट दे चुका है कि क्या हमने स्टेटमेंट उनको सर? वेपन सप्लाई किया इन मुजाहरों के अंदर कि तख्ता उलट दो, लेकिन ये हरामजादे तख्ता नहीं उलट सके अवाम। वो तो खुद जो क्लेमेंट है वो कह रहा है कि हमने सब कुछ दिया, उस पर हम क्या कह सकते हैं? चले सर, ये ईरान बहरहाल हमारी डिबेट का हिस्सा नहीं था, आज किसी और तरफ बात चली जाएगी। ईरान की उसमें मैं खास इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान में और इसराइल में और अमेरिका में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मेरा अपना, देखिए ईरान वाली बात जो है ना, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं बड़े कंसिडर्ड में ओपिनियन मेरी ये है कि रजीम हैज़ नॉट गिवन मच टू ईरान। जब रेवोल्यूशन आया तो रेवोल्यूशन वारंटेड था, उसकी वजह यह है कि जुल्म जब भी हद से बढ़ जाता है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठती है, लोग खड़े होते हैं। उस वक्त रेवोल्यूशन होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था? बिकॉज शाह की जो हरकतें थी, जो सवाक की हरकतें थी, वो बिल्कुल उसको नहीं करती थी। रेवोल्यूशन जिन लोगों ने किया, क्या वो मुल्लाज थे, क्या वो तोदा पार्टी थी, क्या वो खल्क अगर पार्टी आप थी, क्या वो इजाजत दें, कम्युनिस्ट थे, अ- क्या वो बच्चे अगर थे, आप तो वो जी सर, अगर आप इजाजत दें तो सॉरी। चूंकि ये इसका वक्त भी आप जानते हैं, जूम वालों ने कुछ कैद रखी होती है, तो जी इसका जी वक्त खत्म हो रहा है, तो हम इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा आपको जहमत देंगे और इस मौजूद पे ही बात करेंगे कि ईरान ने 40-45 सालों में क्या खोया क्या पाया। क्या ख्याल है? श्योर सर, श्योर सर। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया आशिफ साहब, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।